हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली 8th क्लास है हमारी और 8th क्लास में हम देख रहे थे हमारे अतीत और हमारे अतीत में एक चैप्टर हमारा हो चुका है और आज हम सेकंड चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि पहले चैप्टर को हमारे सभी प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा। आज हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और सेकंड चैप्टर में सबसे अच्छी बात क्या है कि इससे आगे आप पढ़ेंगे क्योंकि हिस्ट्री एक बात क्रमबद्ध रूप में आप उसको देखकर जो है चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए चैप्टर नंबर 2 है हमारा, व्यापार से साम्राज्य तक। अब व्यापार साम्राज्य तक का मतलब कंपनी कैसी थी? एक आपका ट्रेडिंग कंपनी थी और ट्रेडिंग कंपनी के बाद उसने एक अपना एम्पायर बनाया। प्लासी बक्सर के बाद वो एक आपके साम्राज्य में चेंज हो गई। तो व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता, किसकी? कंपनी की स्थापित होती है। क्या हो रही है उसकी सत्ता? स्थापित हो रही है। तो कैसे कंपनी स्थापित हो रही है? आखिर व्यापारी साम्राज्य तक कैसे पहुंच गए? कौन कौन से स्टेप से कंपनी ने सत्ता को स्थापित किया? इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। तो मुगल बादशाहों में शक्तिशाली कौन था? औरंगजेब। आप जानते हैं 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें वर्तमान भारत के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण था और आप जानते हैं कि एक बहुत बड़े क्षेत्र पर उसका अपना नियंत्रण था। उसके गवर्नर, उसके सूबेदार, उसके सिपह सालार, वो सब देख रेख करते थे और आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1707 में उसकी मृत्यु के बाद मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे और क्षेत्रीय रियायतें, जो रियासतें थी वो क्या होगी? कायम होने लगी। जब भी सेंट्रल पावर का बैठा कोई भी नेता, मान लीजिए बादशाह, मान लीजिए राजा, मान लीजिए, जब भी वो आपका कमजोर होगा तो क्षेत्रीय ताकतें होती है। जैसे कहीं पर आप मान लीजिए मुगल साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्र आते थे। अब चाहे उसमें बंगाल हो, अवध प्रांत हो, आपका संयुक्त प्रांत हो, ठीक है, और ऐसे ही छोटे छोटे प्रांतों में बटा था और मुगल बादशाह अपने गवर्नरों के माध्यम से वहां अपना शासन चलाते थे और जहां गवर्नर नहीं था वहां उनके जमींदार उनके शासन चलाते थे। तो जब केंद्र की सत्ता कमजोर होगी तो जो राज्य, जो लोग जो उनकी सेवा कर रहे थे, जो उनके सर्विस के रूप में काम कर रहे थे, वो अपने आप को राजा दिखाने की कोशिश करेंगे, बादशाह बनने का प्रयास करेंगे, फ्री होने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही कुछ औरंगजेब की मृत्यु के बाद हमको यह देखने के लिए मिलता है। आप जानते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो छोटी छोटी रियासतें थी वो अपनी ताकतें दिखाने में कामयाब रह ली। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। अब क्षेत्रीय रियासतें सामने आ रही, बंगाल, अवध, उड़ीसा, ये सब आपकी हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब कैसी हो रही हैं? ये सब निकलकर सामने आ रही है। तो आपको पता, केंद्रीय सत्ता कमजोर होने से क्या चीजें प्रभावित होती हैं? ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि जब आजादी का अंतिम समय था, उत्तरार्ध में राजनीतिक क्षति, क्षति का मतलब होता है इस प्रकार, हॉरिजॉन्टल होता है इस तरह से। तो क्षतिज राजनीतिक पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी, यानी कि 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो रहा था, वहीं आपका जो था अंग्रेज, यानी कि यूरोपियन कंपनी की ताकतें बढ़ रही थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी थी? किसके रूप में आए थे? एक ट्रेडिंग मर्चेंट के रूप में आए और आज भारत आए, यह इलाके में कब्जा किया। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं, वो कभी चाहते ही नहीं थे कि हम लोग यहाँ रहें। लेकिन ऐसा क्या हो गया, फिर ऐसे कैसा हुआ कि वे एक दिन विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप यही देखेंगे और ये कैसे हुआ। तो हम क्या पढ़ेंगे कि व्यापारिक कंपनी से वो साम्राज्य वाले कैसे बन गए। तो इतना आप एक बार नजर दौड़ाइए और थोड़ा सा कुछ पूछना है, जानना है, आप देख लीजिए। कुछ एक आपको आइडियोलॉजी, एक भूमि समझ आएगी। सेंट्रल जब भी कमजोर होगा तो छोटी छोटी जो पावर हैं वो आपके फ्री होते हैं।
एग्जाम्पल लिखिए, अगर आपके मम्मी पापा आपको अच्छा डंडा ना रखें, आपको डांटे ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना करे, आपको प्रॉपर चेकिंग ना करे, तो आप स्कूल की जगह कहाँ निकल जाओ, घूमने के लिए निकल जाओ। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा था। ठीक, आया समझ? तो ये 18वीं शताब्दी का रचा हुआ गोलार्धित रूप में हमको दिखाई देता है, और पूरी स्थिति हमको समझ आती है कि आखिरकार ये सारी चीजें किस तरह से हो रही थी और कैसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में ये सारी चीजें बदल रही थी और हमारे सामने आ रही। ठीक, अब ऐसा ही एक परिचय, एक बदला हुआ स्वरूप आपको दिखाई देगा। कैप्टन हडसन और बहादुर शाह जफर, वो अपने बेटों के साथ खड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, देख लिया? अब देखिए, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उसके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन प्रतीक के रूप में मुगल बादशाह के रूप में एक महत्व बना रहा। 1857 के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए भारी विद्रोह में शुरू हो गया, और विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपना नेता मान लिया था। यानी कि जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसका लीडर कौन बनाए गए थे? तो ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर को उस सेना ने, इस विद्रोही लोगों ने क्या करा था कि बहादुर शाह जफर जो है हमारे क्या होंगे, नेता होंगे। ठीक है, अब ये खड़े हैं हडसन। अब देखिए, जब विद्रोह कुचला गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बेटों को उसके सामने मार डाला। ये देखिए, बंदी बनाए हुए। सोच के देखिए, बहुत बार लिखा भी जाता है, बहादुर शाह जफर एक ऐसा शासक था जिसे अपने देश में 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुए। तो लिखता है, ए बहादुर शाह जफर, तू कितना बेनसीब है कि तेरे को अपने देश में 2 गज जमीन तक नसीब में नहीं हुई। क्योंकि उनको कहाँ भेज दिया गया था? रंगून, काले पानी की सजा हुई थी ना रंगून में, तो उनको वहां भेज दिया। तो ये एक इस रूप में भी आप दिखाई देगा, और आप इस पर बात देख लिया। चलिए, तो उन्होंने ये सारी चीजें की, किस तरह से, कैसे कुछ, ये हमको इसमें बड़े स्पष्ट रूप में देखने के लिए मिला। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। अब ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले उसका नक्शा, 18वीं सदी में भारत आने वाले के रास्ते। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये एशिया है, और ये आपको पता है ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये अफ्रीका है, ठीक है। और ये जो है आपका यूरोप, उस जमाने का सबसे रिचेस्ट एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल, नए आपके साइंटिफिक चीजें, इन्वेंशन का अगर कोई गढ़ था तो वो ये क्षेत्र था। ठीक, यूरोप। अब यूरोप में यहाँ से शुरू हुई यात्रा इस तरीके से, केप गुड होप अफ्रीका के एक तट पड़ता है, अक्सर यहाँ जहाज रुका करते थे। केप गुड होप से होते हुए वो सीधे बॉम्बे, बॉम्बे श्रीलंका, और या आप कह सकते हैं इस वाले पोर्ट पर सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचे। इसी के रास्ते हुए कुछ मद्रास पहुंच गए, ठीक, और कुछ इसी के ऐसे रास्ते हुए कुछ कलकत्ता पहुंचे। तो ये एक लंबा चौड़ा रास्ता था। अब तो फिलहाल कैसे होता है, इस तरीके से हम यूरोप पहुंचे। तो आप देखते हैं, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, यानी कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी, उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल किया। चार्टर को हिंदी में बोलते हैं इजाजत लेना, परमिशन लेना। ये अरबी फारसी का शब्द है इजाजतनामा। तो उन्होंने क्या किया? एक चार्टर हासिल किया। उन्होंने कहा, महारानी
हम लोग क्या है पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना चाहते हैं और हमें इसका आपको एक चार्टर की जरूरत है, एक हमको इजाजत की जरूरत है, ठीक, जिसमें कंपनी पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिला। पूर्व से एकाधिकार का मतलब था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करेगी तो और कोई कंपनी वहां व्यापार करने के लिए नहीं जाएगी, यही मतलब है एकाधिकार व्यापार का, ठीक। तो बहुत बार शब्द मिलता है एकाधिकार व्यापार, ठीक। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड का कोई और व्यापारिक इलाके ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकता था। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। खंगालने का मतलब है, बहुत सारे शब्द बड़े लोकल होते हैं, खंगालने का मतलब खोजना, छानबीन कर सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद सकती थी। यूरोप में कीमतें ऊंची पर बेच सकती थी, यानी कि ऊंचा भी उनको बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी और अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों पर प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। जमीन वाणिज्यिक कंपनी मोटे तौर पर प्रतिभा बनकर ही काम कर सकती थी और कोई प्रतिभा ना होने की वजह से सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमतों पर बेचती थी। अब कुछ था तो नहीं, तो सस्ते रेट पर आपका चीजें खरीदी और उन्हीं को उन्होंने आपका बेचना शुरू कर दिया। इस तरीके से और प्रॉफिट के दायरे में आए। समझ आया? थोड़ा सा एक विचार दीजिए, कोई विचार है, कोई डाउट है, पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, शाबाश। किसी को डाउट, किसी कुछ पूछना है? आइए, अब देखिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगता है ना बार बार नई हेडिंग से कुछ ना कुछ, तो इफेक्टिव माइंड हो जाता है। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को यूरोप में आने से नहीं रोक सकता था। आप कह रहे हैं सर अभी आपने तो बताया है कि कोई आएगा ही नहीं, लेकिन एकाधिकार है, फिर आप कह रहे हैं कि दूसरी तरफ की और लोगों को रोक नहीं रहा। तो बेटा, ब्रिटेन से कोई नहीं आएगा, यूरोप में और बहुत सारी कंट्री है, वहां से लोग आ सकते हैं। बस ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, यानी कि यूरोप में और बहुत सारी ताकतें हैं। अब डच आ सकते हैं, यानी कि डेनिश लोग आ सकते हैं, पुर्तगाली आ सकते हैं, फ्रांसीसी आ सकते हैं, और जो है पुर्तगीज आ सकते हैं, फ्रांसीसी आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अब पूरब के बाजारों में आने से नहीं रुक सकते जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते। कौन सा है पश्चिमी तट? केप ऑफ गुड होप के चक्कर लगाकर हिंद महासागर को पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर मतलब वेस्टर्न घाट, मैं आपको बता देता हूं, ये भारत का मैप मैंने बना दिया। ये जो घाट तट है इसको बोलते हैं पश्चिमी तट। और पश्चिमी तट, और यहाँ कौन सा सागर है? यहाँ पर है हिंद महासागर, यहाँ है अरब सागर, और यहाँ है बे ऑफ बंगाल। तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो अगर आप पूछ लिया जाए कि सबसे पहले यूरोप में से भारत कौन आया, इसीलिए सबसे पहले नाम किसका आता है? पुर्तगीज यानी पुर्तगालियों का सबसे पहले नाम आता है। और गोवा में आना ठिकाना बना चुके थे, सबसे पहले आए गोवा में ठिकाना बनाया, लेकिन पहले पहुंचे केरल थे। पुर्तगालियों की खोज यात्री किसने की थी? एक बहुत चतुर व्यक्ति था, उसका नाम था वास्को डी गामा। और कब आया? 1498 में पहली बार भारत पहुंचा, समुद्री मार्ग का पता लगाया, और 17वीं शताब्दी की शुरुआत से ही डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना। अब ये डच लोग पहले से लगे हुए थे कि भैया कोई देश मिल जाए जिनके साथ हम लोग ट्रेड कर सकें। डच के बाद फ्रांसीसी सामने है। तो केरल में सबसे पहले कालीकट के तट पर कौन पहुंचा था? ध्यान दीजिए, तो आपका पुर्तगाली सबसे पहले पहुंच गए थे, और ये थे अपने वास्को डी गामा। हो गया? तो पता लगा बच्चों सबसे पहले कौन आया। तो ये कंफ्यूजन मत रहना कि सबसे पहले अंग्रेज आए थे, नहीं बेटा, पुर्तगाली आए थे। कोशिश भले ही कर रहे थे, पहुंच गए पहले कौन? यूरोप, पुर्तगाली। तो इसलिए आप साइलेंट बुक एकदम क्लियर बने, क्लियर है? तो इस तरह से ही आपको ध्यान रखना है। चलिए
यहाँ तक कोई डाउट, कोई कोशिश, कोई भी कंफ्यूजन, किसी बच्चे का कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो मेरे प्यारे बच्चों? कुछ भी बेटा, हो सकता है कुछ चीज समझ नहीं आई हो, पहली बार 8वीं में आए हो, थोड़ा ना कि बार बार फेल हो रहे हो, पहली बार ही आए हो ना। आप मुझे बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, अब एक शब्द आया है, बहुत बार सुना होगा और बहुत बार आपने अखबारों में पढ़ा और देखा होगा, वाणिज्यिक। एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर ज्यादा कीमतों पर बेचकर, यानी कि मुख्य रूप से व्यापार के लिए मुनाफा कमाया जाता है। आपने किसी चीज को सस्ता खरीदा, उसको महंगा बेचा, पर्पस क्या था? ये सारी चीज है व्यापार। और इसका अल्टीमेटली कारण क्या होता है भैया? हम व्यापार क्यों करते हैं? लाभ। ये कारण है लाभ। देख लिया आपने? चलिए, ठीक है, चलिए अब आप सामने आ जाइए थोड़ा सा। अब देखिए, समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें खरीदना चाहती थी। अब मान लीजिए आप ट्रेड करने आ रहे, कोई भी कहीं से आ रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। समस्या एक ही है कि सबको क्या करना है? एक ही चीज खरीद। और वो है क्या? देख लीजिए, यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशमी की जबरदस्त मांग थी। तो भारत का सिल्क और कॉटन रिकॉर्ड तोड़ डिमांड थी। कहाँ? यूरोप में। चमकता हुआ आपका सिल्क का कपड़ा और फाइन क्वालिटी का कॉटन और हाथ से बनी हैंडमेड कारीगरी सिस्टम अपना कपड़ा बनता था, तो विश्व में बड़ी डिमांड थी। अब इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी भी जबरदस्त मांग थी। कपड़े से ज्यादा मांग तो इन चीजों की थी। और ये लोग तो कौन पहनते थे? इन लोगों, जो आपका रिच फैमिली है वो खरीदेगी, लेकिन काली मिर्च, लौंग, दालचीनी सब खरीदते थे अपना फूड प्रिजर्वेशन के लिए। यूरोपीय कंपनियों ने इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों की कीमतें बढ़ने लगी। पहले एक वस्तु का खरीदार एक है, बहुत सारी वस्तुएं, इनका खरीदार एक है, वो खरीद रहा है 100 रुपए किलो। दूसरा है, उन्होंने कहा भाई मेरे को दो, मैं 110 में खरीदूंगा। तीसरा आया, उन्होंने कहा 120 में दो। ऐसे करके रेट बढ़ गए। और उस समय सबसे अच्छी बात क्या थी? अगर आप पूछो कि जब यूरोपियन भारत में आए, क्या उन्होंने खाली यूरोपियन को लूटा? नहीं, सबसे पहले हमने उनको लूटा था। आप कहेंगे सर ये चीज समझ नहीं आ रही, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हमने सबसे पहले लूटा और अब उनको समझ आ गया कि हम लूट रहे हैं, उसका उन्होंने भारतीयों को लूटना शुरू कर दिया। देखिए, सिंपल है कि जब वो यहाँ से भारत का सामान खरीद रहे थे, तो आज हमारे यहाँ क्या है? आपका पेपर करेंसी है, लेकिन उस जमाने में नहीं थी। तो वो अपना सोना चांदी लाते थे और सोना चांदी के बदले में ही वस्तु खरीदते थे। भारतीय लोग बहुत चतुर थे। वो लोग कह रहे थे कि भैया अपना सोना चांदी लेके आओ और इनसे सामान ले जा लो। तो भारत ने खींचना शुरू कर दिया ब्रिटेन का सोना चांदी। ठीक, जब तक यूरोपियों को बात समझ आई, भारतीय वाली चीज को भूल गए। ठीक है ना? अब देखिए, और कह रहे उनका मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारियों को कंपनी के फलने फूलने का एक यही रास्ता था, वे अपनी प्रतिस्पर्धाओं को खत्म कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा एक ही तरीका था, अगर आपको फलना है फूलना है तो जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है आप उनको खत्म कर दो। चक्कू लेकर खत्म नहीं करना बेटा, अपने कॉम्पिटिशन खत्म करना। लिहाजा बाजार में क्या हो गया? अपनी कब्जे की होड़, व्यापारियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। 17वीं 18वीं शताब्दी के मौके में कई कंपनियां एक दूसरी कंपनी के जहाज डुबा देती थी और रास्ते में रुकावटें खड़ी करती थी, माल से लदे जहाज आगे बढ़ने से रोक देती थी और व्यापारी हथियारों की मदद से चल रहे व्यापारिक चौकियों की और किलेबंदी करने लगी और सुरक्षा, यानी कि यूरोपियन कंपनी ही आपस में लड़ गई। और इसी लड़ने की वजह से क्या हो रहा था? प्रतिस्पर्धा आपकी बढ़ रही थी, फैल रही थी। तो बाकी शेष जो कहानी बची हुई है हम उसको कल देखेंगे। तो हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, रोमांचक सब्जेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।